हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज हम क्लास 8 की हिंदी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ध्वनि बुक का नाम है, उसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस टाइप से जो भी क्लास 8 की ज्योग्राफी और ये सब पढ़ना हो तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो अब इसके लिए लाख की चूड़ियाँ, इसको पढ़ने से पहले हम इसका सारांश जानते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो कामता नाथ की कहानी है, इसके जो राइटर हैं वो हैं कामता नाथ। लाख की चूड़ियाँ जो है शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग में के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। मतलब जो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो शहर बनते जा रहे हैं, जिसके कारण जो पहले गांव में हाथ से काम किया जाता था वह सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गाँव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। एक बदलू जो है वो लाख की चूड़ियों का काम करता है। उसे बदलू मामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने मामा के घर जाता है, तो वह सबको जो भी वहाँ पर रिश्तेदार हैं उसमें जो भाई जैसे हैं उन्हें मामा कहते हैं, जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। वह उसे लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर दे देता है बदलू। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो गया है। बदलू इस बदलाव से दुखी होता है, किंतु वो अपने उसूल नहीं त्यागता था, साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। जो बदलू है, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका है, जिसके कारण उसकी लाख की चूड़ियों का जो व्यापार है वह खत्म हो जाता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देता है और उन्हें इस बात पर संतोष भी है। तो यह कहानी है जो लेखक है। लेखक पहले बचपन में अपने गांव में जाता था और बड़ा होने के बाद भी जब जाता है तो उसमें सांस्कृतिक और जो उनकी जो जितनी भी औद्योगिक जो हाथ से काम किए जाते थे वह सब उसे खत्म हुआ दिखता है। तो वह इस बात में है और वह कहता है कि ऐसा चेंज होने पर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, कोई ना कोई नया रास्ता मिल ही जाता है। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदली मुझे बहुत ही अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह बहुत सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जैसे मैंने सारांश में बताया कि वह बदलू उसे बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि वह लाख की बहुत सी अच्छी अच्छी गोलियां बना के देता था। ये देखिए, अपने हाथों से लाख की चूड़ियां को बना रहा है और ये बदलू की फोटो दिखाई गई है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसे कलेक्शन करने के शौक होता है, इसी टाइप से जो लेखक है उसे भी बहुत सी चीज़ों का कलेक्ट करने का शौक था। तो जब वह वापस आता है तो उसे बहुत सी रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो बच्चे का मन मोह ले, ऐसे बच्चों का मन मोह लेता था। और बदलू मामा जो था वह इस टाइप की गोलियां बनाकर देते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। वह कहता है कि क्योंकि मेरे गांव का था तो उसे मेरे को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सब बच्चे उसे बदलू काका बोलते थे, तो मैं भी उन्हें बदलू काका बोलता था और गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। उसका जो मकान था वो कुछ चढ़ाई पर था। जैसे गांव होता है उसमें टीले से भी बने होते हैं, तो उसका मकान जो था वह ऊंचे पर बना हुआ था। और मकान के सब सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। एक बड़ा सा नीम का वृक्ष लगा हुआ था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उस पर ही बैठकर, वहां पर बैठकर बदलू जो था मामा वह काम किया करता था, मतलब लाख की चूड़ियां बनाया करता था। और जहां पर वह बनाया करता था उसी के बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें एक लाख पिघलाया करता था। एक भट्टी थी जिसमें वो जो लाख था उसको पिघलाता था, पिघलाने के बाद उसके वह चूड़ियां बनाता था, इसलिए इसका नाम है लाख की चूड़ियां। एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता है। ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये जो है एक बांस की लकड़ी है। जब वो पतली हो जाती थी, जो लाख था वो एकदम भट्टी में करने के बाद कोमल हो जाता था, तो उसे चूड़ी का आकार देकर वो उसे चूड़ी बनाया करता था।
और उसके बाद में पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। वह भी एक मतलब ऐसे ही लकड़ी का आकार था जिसमें बेलन की तरह आकार की थी और जिसमें डिफरेंट साइज की थी, जैसे कोई मोटी कोई पतली, जिस हाथ की चूड़ियां चाहिए उस साइज की वह चूड़ियां बना लेता था। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। अब उस पर चढ़ा के वह गोल और चिकना बना लेता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चूकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। पहले सारी चूड़ियां बना लेता था और फिर उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिए मतलब ये देखिए जिस पर बैठा है, मुड्डा, इस टाइप का मुड्डा है, उस पर बैठकर ही वह यह काम किया करता था। और बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। और गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था क्योंकि वह उसे गोलियां बना बना कर देखता था। वहाँ गाँव में जो पहले टाइम पास होता था इस टाइप का होता था, वह बदलू के पास बैठ जाता था और उसके कैसे वो काम कर रहा है यही देखता था। वह मुझे लला कहकर कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। और जैसे ही वह उसे लला बोलता था और जैसे ही पहुंचता था तो उसको भी बैठने के लिए वह एक मुड्डा दे देता था। मैं घंटों बैठे बैठे इसी प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नवबुद्धि की कलाई हो। अब इसमें देखिए क्या बताया, उसने तुलना की है। जो वह बेलन था जिसपे वह गोल गोल बनाता था तो उसको ऐसे ध्यान से देखता रहता था और उसे ऐसा लगता था जैसे कोई नई दुल्हन को वह चूड़ियां पहना रहा है, इस टाइप से वह चुपचाप देख रहा है। तो बदलू मनीहार था। मनीहार जो चूड़ियां बेचते हैं उसे मनीहार बोलते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में न तो स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे क्योंकि उस टाइम वही चूड़ियां सबसे अच्छी बनाता था और वह बहुत ही ज़्यादा फेमस था और सब लोग और आसपास के गाँव के लोग भी उसी की चूड़ियाँ पहनते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी एक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले में, पहले ज़माने में पैसे चलते थे जब यह उसे बनाता था लेकिन वह उसे बेचता नहीं था। वह अनाज के बदले में उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, उसे अनाज दे जाते थे और वह चूड़ियाँ उन्हें दे देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, बहुत ही ज़्यादा सीधा था। मैंने कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब विवाह के वक्त जब जो वर वधू होते हैं वो चूड़ियाँ लेते थे तो उस टाइम वह अपने मनमाने रेट से उन्हें चूड़ियाँ बेचता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व की ओर होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अब वह नाराज हो गया था तो लोहे लग गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े थे। मतलब उसे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा था कि तुम मान जाओ मान जाओ मान जाओ। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेर अनाज मिलता, उसके लिए एक पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। विवाह में उसे बहुत कुछ दिया जाता था, उसको वस्त्र, क्योंकि वही था जो फेमस था सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाने में, और घरवाली को वस्त्र दिए जाते थे, अनाज मिलता था और पगड़ी मिलती थी और रुपए जो मिलते थे सो अलग थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। उसे कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ पड़ता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था उसे कांच की चूड़ियों से, क्योंकि नफरत थी। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता है, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और उसकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो वह उस मेरी बात पर चिढ़ता नहीं था और वो कहता था शहर की बात अलग है, वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वह कोमल होती हैं, वहाँ पर इतना काम नहीं करती हैं। तो अगर वह इतनी भारी भारी लाख की चूड़ियाँ डालेंगी तो उनकी कलाई में मोच आ जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही वहाँ जाकर 2-4 आम खा लेता।
मतलब वह हमेशा जब भी जाता था तो मेरी आवभगत करता था। अगर दूध होता था तो मलाई भी खिलाता था और नहीं तो आम जरूर खिलाता था। परंतु इस बातों पर के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। जब भी जाता था तो अलग अलग गोलियां बना देता था, जिससे मेरे पास बहुत सी कलेक्शन हो गई थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मैं बहुधा मतलब ज्यादातर मैं हर गर्मी की छुट्टी में मामा के घर जाता था और 1-8 महीना जब तक स्कूल नहीं खुलता था तब तक मैं वहीं छुट्टी बिताकर आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की हर दूर शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं मामा के गांव ना जा सका। पहले मैं चला जाता था क्योंकि मेरा घर जो था वह मामा के घर के पास था, परंतु मेरे जो पापा थे उनकी ट्रांसफर हो गई, जिसके कारण मैं गाँव काफी टाइम तक नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रही थी। मतलब अब वो काफी बड़ा हो गया था। तब गांव में हुए दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। कुछ दिनों तक तो उसे बदलू भूल ही गया था कि मैं ऐसे खेला करता था, वहां बैठा था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। अब वह जब उसने चूड़ियां देखी तो उसे याद आया बदलू का। तब उस समय उसे सहसा मतलब एकदम से अचानक से बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। उसे याद बदलू की कैसे आई, जैसे ही वह गिरी तो उसकी कलाई में वह चूड़ी चुभ गई। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि इसे मिल आऊं। तभी उसने सोचा कि मैं बदलू के पास जाता हूं और उससे मिलकर आता हूं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू वहीं पर ही मिला, वैसा का वैसा, और खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। मैंने बदलू को कहा कि नमस्ते काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। तुरंत उसका बैठ गया, परंतु मुझे पहचाना ही नहीं और देख तक मेरी ओर निहारता रहा। उसने पहचाना नहीं क्योंकि काफी टाइम बाद मिला था, तो मैं बदल चुका था, मैं बड़ा हो गया था और मेरे को वो देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। मैंने उसे अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं जनार्दन हूँ जो गोलियां बनवा के ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। बहुत दिन बाद गाँव आए। वह एकदम से जैसे पुरानी यादों में खो गया और एकदम से बोला, लला आओ आओ बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मैंने उत्तर दिया चारपाई पर बैठा कि हाँ, मैं आ ही नहीं पाया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने उधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई न ही भट्टी। मैं इधर उधर देखता रहा। जिस मछिया पर वो बैठता था ना तो वो मुद्दा नजर आया और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा कि काका आजकल आप काम नहीं करते? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कहता है नहीं, मेरे जो लाख की चूड़ियां बनाता था अब कोई भी नहीं खरीदता और गांव में तो कांच की चूड़ियां खरीदते हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत में मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदर कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। जो इंसान पहले कांच की चूड़ियों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, अब वह कहता है कि कांच की चूड़ियां जितनी सुंदर होती हैं उसमें लाख कहाँ सुंदर लगती है। लेकिन कांच का बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, क्योंकि मैंने वह देखा था जब मेरी बहन गिरी तो उसके कांच की चूड़ी चुभ गई थी। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थी। देखा कि जब मैं ऐसी बात बोला था तो उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। एकदम से बोला कि मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी हो गई है जो इस मौसम में हो जाती है। यही महीने 2 महीने में आ रही है, 2 महीने से हो रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब जो मौसम चेंज होने के कारण हो जाती है वही खांसी है, मुझे दमा नहीं हुआ। मैं चुपचाप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग में कितने हाथ काटती हैं। कुछ देर फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। व्यथा छिपी थी, व्यथा मतलब उसके अंदर कुछ छिपा था, मुझे ऐसा लगा। और फिर मैं ये सोचने लगा कि मशीनी युग है जिसके कारण बहुत से लोगों का कामकाज रुक गया है। और फिर मैं कुछ देर चुप रहा, लेकिन मुझे शांति अच्छी नहीं लगी। फिर बोलने लगा,
आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। मैंने फिर चेंज किया और मैंने कहा आम आपके कैसे हो रहे हैं? अच्छी है अला बहुत अच्छी है। इसे लहर कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। अपनी बेटी का नाम जो रज्जो था उसे आवाज़ दी और कहा कि लला के लिए आम ले आओ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो उसे याद आया कि पहले बचपन में बहुत खिलाता था, तो वो कहता माफ़ करना, पहले तो मैं तुम्हें आम खिलाता था, अब मैं आज तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको? तो वो कहता है आम तो मैं खिलाकर ही भेजूंगा, तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। वो मेरे लिए मलाई भी बचा कर रखता था। मुझे याद आया तो मैंने कहा गाय अच्छी है। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो वो कहता है कि गाय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैंने वह गाय बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी अंदर से एक डलिया से ढेर से आम ले आई और एक डलिया मतलब एक टोकरे में बहुत से आम लेकर आ गई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा कि यह तो बहुत सारे हैं, मैं इतने थोड़ी ना खाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इस चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। वह कहता तुम तो शहरी बन गए और तभी ये आम नहीं खा सकते, नहीं तो मैं एक टाइम में इतने आम खा लेता था, इससे 4 गुना। आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया आप लोग अलग हैं और शहर के लोग अलग हैं। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। वह कहता है सिंदूरी, जैसे वैरायटी होती है ना आम की, तो वह कहता है सिंदूरी आम उसे छाट कर दे दो और ये देखो कि कैसे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी कि उसकी जो है उसकी बेटी ने लाख की चूड़ियाँ अब भी पहनी थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने ये लास्ट जोड़ा बनाया था जो मेरी बेटी ने डाला है, उसके बाद मैंने फिर कभी भी लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाई। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। वह ऐसे हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। तो यह थी कहानी कामतानाथ नामक लेखक की लाख की चूड़ियाँ, जिसमें उसने जो आजकल चेंजेस आए हैं वह चेंजेस को एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।